विद्यार्थी और शिक्षक को आपका एक बार फिर से स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे जो कक्षा 10वीं का अध्याय 3 है, धातु और अधातु। इससे संबंधित ऐसे प्रश्न जो अध्याय के अंदर से निकाले गए हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, ऊष्माई को चालक होती है। तो यह 4 प्रकार की धातुओं के यहाँ पर उदाहरण हमें देना है। तो पहला जो है, कमरे के ताप पर द्रव होती है वह धातु होती है मरकरी या पारा। चाकू से आसानी से जिस धातु को काटा जा सकता है वह धातु है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु सिल्वर तथा कॉपर होती है और ऊष्मा की कुचालक धातु लेड तथा मरकरी होती है। अगला प्रश्न है, आघात वर्ध तथा तन्न का अर्थ बताइए। तो आघात वर्ध वह धातुएं होती हैं जैसे कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को आघात वर्धता कहते हैं। सोना, चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातुएं होती हैं। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। अगला प्रश्न है, सोडियम को कैरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर परीक्षा में पूछा जाता है। तो उत्तर होगा, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें वायु के साथ अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती हैं। ये ठंडे जल के साथ भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस प्रज्वलित हो जाती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए कैरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगला प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन की क्रिया और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया। तो भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करती है। जब भाप के साथ आयरन की क्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन Fe+H2O। तो यहाँ में प्राप्त हुआ है फेरस ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। दूसरा है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया। तो जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यह आप समीकरण देख रहे हैं, इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। और पोटेशियम के साथ तेज तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह इस प्रकार से होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे पोटेशियम की जब जल के साथ क्रिया हुई तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला प्रश्न है, ए, बी, सी एवं डी 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया। इससे प्राप्त परिणामों को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। जैसे आयरन सल्फेट कोई अभिक्रिया नहीं, विस्थापन या कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। इस प्रकार से ए, बी एवं सी और डी 4 धातुएं हैं। इनके आयरन सल्फेट के साथ क्रिया की गई तो कॉपर सल्फेट जो आप दूसरे कॉलम में देख रहे हैं विस्थापन, और सी कोई अभिक्रिया नहीं और डी कोई अभिक्रिया नहीं। जिंक सल्फेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं बी धातु की, सी धातु की भी कोई अभिक्रिया नहीं, डी धातु की कोई अभिक्रिया नहीं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ सी धातु की विस्थापन अभिक्रिया हुई और डी धातु की कोई अभिक्रिया नहीं हुई। तो इस सारणी का उपयोग कर धातु ए, बी, सी एवं डी के संबंध में निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है तथा लालिमा युक्त भूरा रंग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो तीसरा है, अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में। तो बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ए उससे कम अभिक्रियाशील है, सी उससे कम अभिक्रियाशील है और डी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। आगे और भी हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं क्योंकि यह प्रश्न आप देख चुके होंगे। तो हम आगे देखते हैं, जैसे आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। यह लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है क्योंकि इनके आयनों के बीच मजबूत अंतराकर्षण बल होता है जिसे तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। अब नीचे जो दिए गए हैं कुछ पद, इनकी परिभाषा में लिखना है। खनिज, अयस्क और गैंग। तो खनिज की परिभाषा होती है, धातुओं के वे तत्व या यौगिक जो भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनमें कुछ अन्य पदार्थ जैसे मृदा, रेत, चूना, पत्थर मिले होते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। अयस्क, जिस खनिज से धातु कम खर्चे पर आसानी से प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग, पृथ्वी से खनिज, अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी 2 धातुएं होती हैं, सोना और प्लेटिनम। धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं क्योंकि यह धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। अगला प्रश्न है, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर होगा अपचयन।
प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। कार्बन के अलावा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशील वाले धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है, इसे भी आप देखें। जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धातु ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया। किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होती है? तो जिंक ऑक्साइड, तो विस्थापन अभिक्रिया जिंक के साथ नहीं होती है। मैग्नीशियम के साथ हाँ, जिंक ऑक्साइड के लिए हाँ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए नहीं है, और कॉपर ऑक्साइड के लिए हाँ है। और कॉपर के साथ अभिक्रिया तो यहाँ पर सभी के लिए नहीं है। कारण, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं ही कम अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण मिलन से विस्थापित कर सकती हैं। और कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती? सक्रियता श्रेणी के नीचे स्थित सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं सिल्वर, सोना और प्लेटिनम वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए संक्षारित नहीं होती। मिश्र धातु क्या होती है? दो या दो से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप उदाहरण भी देख रहे हैं। और हम आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न। जैसे यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो जो युगल दिए गए हैं यहाँ पर, तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो चार जो ऑप्शन दिए गए उनमें से जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाया जा सकता है। अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो यह तत्व होगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। अगला प्रश्न है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। तो उत्तर होगा जो ए है, हथौड़े से पीटकर धातु की पतली चादर प्राप्त होती है, जबकि अधातु भंगुर होती है तथा छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगी। और विद्युत परिपथ द्वारा सर्वप्रथम बल्ब, बैटरी, तार तथा स्विच का उपयोग कर निम्न परिपथ बनाइए। इसके बाद बारी बारी से धातुओं और अधातुओं के दिए गए नमूनों को विद्युत परिपथ की क्लिप में लगाकर स्विच को ऑन करते हैं। हम पाते हैं कि धातुओं की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातुओं के साथ बल्ब नहीं जलता है। इस प्रकार से आप परीक्षण कर सकते हैं। ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि यह जो ये तरीका है ज़्यादा उपयुक्त तरीका है, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, इसलिए इसके साथ ही बल्ब जलने लगेगा, लेकिन सभी अधातुएं भंगुर होती हैं। तो यह परीक्षण के लिए आप इस प्रकार से परिपथ बना सकते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती। मैग्नीशियम और कैल्शियम धातुएं तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, जबकि कॉपर और सिल्वर धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील हैं। अगला प्रश्न और भी हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम देखते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके हैं, या सदलेपन द्वारा और पेंटिंग द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं। अब यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, कारण भी बताना है। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु, आर्द्रता और अम्लों से जल्द संक्षारित नहीं होते, और इसकी धात्विक चमक लंबे समय तक रहती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम आघातवर्ध और तन्य भी हैं। दूसरा है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, क्यों? क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए तेल या केरोसिन के अंदर डुबोकर रखा जाता है। साथ ही धातुएं जल के साथ भी तेज ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करती हैं और उत्सर्जित हाइड्रोजन जलने लगते हैं। आगे हम देखते हैं अगला जो सी प्रश्न है, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि बर्तनों के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है, जो एल्यूमिनियम की सतहों को संक्षारित होने से बचाता है तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है। अगला जो प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि किसी धातु को उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में उसके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड गैस को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है।
आपने तावे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? अगला प्रश्न है, तो उत्तर होगा तावे के ऊपर अर्धवायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कॉपर कार्बोनेट की एक हरी सी परत बन जाती है जो क्षार की प्रकृति की होती है। इसलिए जब इसे नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं तो इसमें मौजूद अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, वो बर्तन साफ हो जाता है। जैसे कॉपर कार्बोनेट साइट्रिक अम्ल की इसके साथ क्रिया होती है तो कॉपर साइट्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धातुएं क्षारक ऑक्साइड बनाती हैं, अधातु उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, जबकि अधातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती और अधातुएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया भी नहीं करती। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं उपचायक होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। धातुएं जल या भाप से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, अधातुएं जल से या भाप से अभिक्रिया नहीं करती, अतः हाइड्रोजन को जल से विस्थापित नहीं करती। इस प्रकार से हमने धातु और अधातु में अंतर देखा। अब हम देखते हैं आगे। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उससे पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? उत्तर होगा, वह व्यक्ति जो सुनार बनकर जाता है उसके पास एक्वा रेजिया का विलयन है, जो 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। इसमें सोने को गलाने की क्षमता होती है, जिसके कारण कंगन चमकने लगते हैं, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात या लोहे की मिश्र धातु का नहीं। इसका कारण बताइए। तो उत्तर होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि इस्पात जो लोहे का एक मिश्र धातु है ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। साथ ही कॉपर जल या भाप से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात में जल से अभिक्रिया होती है और जंग लग जाती है। तो इस प्रकार से धातु और अधातु अध्याय के प्रश्नों के उत्तर हमने देखे। आप इन प्रश्नों के उत्तर तैयार करें, अपनी परीक्षा की तैयारी करें। इस प्रकार के अन्य अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाएंगे वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। चैनल पर समय समय पर आप विजिट करते रहें। जानकारी या इन प्रश्नों के उत्तरों को, इस वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।